हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसी ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे और फाइनली कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एसी करंट में हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट सर्किट बना रहे थे कंबाइन करके। हम लोगों के पास तीन जो मेन एलिमेंट थे आर सी एल, उसको कंबाइन करके हम लोग अलग अलग सर्किट बना रहे थे। एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट, सारी कॉम्बिनेशन हो गया था, सिर्फ यही बाकी था एल सी ऑसिलेशंस, एल सी सर्किट। ओके, सो एल सी सर्किट उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, उसका डेरिवेशन हम लोग को सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है एल सी ऑसिलेशन में उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो एल और सी का मतलब क्या है? एल मतलब एक इंडक्टेंस और सी मतलब एक कैपेसिटेंस। मान लेते हैं कि हमारे पास दो चीज़ है, एक कैपेसिटेंस है और एक इंडक्टेंस है। ठीक है, कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर होता है? अगर यहाँ पे चार्ज Q जमा हुआ है तो यहाँ पे Q²/2C, हाफ Q²/C इतना एनर्जी जमा होता है। और यहाँ पे अगर I करंट बह रहा है तो L में कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है? हाफ Li²। ओके, सो कैपेसिटर्स में क्या होता है, एनर्जी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जमा रहता है और यहाँ पे उसका एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर? हाफ Li², यहाँ पे हाफ Q²/C होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर है इसको हम लोग फुल चार्ज कर दिए, प्लस चार्ज, और यहाँ पे माइनस चार्ज कर दिए। कितना चार्ज किया? Q। इसका जो मैक्सिमम चार्ज है वो चार्ज दिए, इसको Q0 मान लेते हैं। Q0 इज़ द मैक्सिमम चार्ज। ओके, इसका मैक्सिमम जितना चार्ज हो सके हम लोग चार्ज कर दिए और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कुछ एनर्जी है क्या? नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? लेकिन यहाँ पे एनर्जी है। कितना एनर्जी है? यहाँ पे स्टोर होने वाला एनर्जी हाफ Q0²/C, इतना एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर्स में, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होगा, देखो, अब जब इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक चार्ज अगर फ्लो करने का पाथ मिल जाए तो ये क्या होगा, इधर फ्लो हो जाएगा, मतलब एक करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, एक करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चार्ज डिक्रीज होता रहेगा और यहाँ पे चार्ज बहता रहेगा और करंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब जब करंट स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, वो आराम से बैठा है। अगर उसको फ्लक्स में बदलाव लाएंगे, मतलब उसमें करंट भेजेंगे तो उसमें फ्लक्स जनरेशन होगा, और फ्लक्स जनरेशन के लिए इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और लेंज लॉ से पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उसी का करंट को अपोज करता है। इधर करंट जो आ रहा था ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी करंट को अपोज करेगा, मतलब ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। इनिशियली वो चाहेगा, कोई भी चीज़ चाहता है वो जो जैसा है वैसा ही रहे। अगर बाहर से हम लोग उसको लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट कर रहे हैं तो वो चाहेगा इधर लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट करने के लिए, तो उसका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस करंट को अपोज करेगा, मतलब इसको करंट फ्लो होने नहीं देगा। ओके, मतलब इंडक्टेंस क्या होता है, इट ऑफर द रेजिस्टेंस फॉर एनी चेंज टू हैपन, एनी चेंज इन द करंट टू हैपन अक्रॉस इट। Whenever we start changing the current, there is a induced EMF which opposes the source current. Okay, तो यहाँ पे जो induced EMF है इसको अपोज करेगा, मतलब इसको फ्लो होने नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन फ्लो होने नहीं देगा, लेकिन होगा कि उसके लिए काम करना पड़ेगा, मतलब इजीली फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन बाहर से अगर कोई काम करेगा तो होगा। तो वो काम कौन करेगा? कैपेसिटर करेगा। एक कैपेसिटर जो इतना एनर्जी है वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करके क्या करेगा, काम करेगा, इसको यहाँ पे करंट भेजेगा। और इसको करंट भेजने के बाद मान लेते कि कुछ टाइम बाद इसका चार्ज घट गया है, कुछ टाइम बाद इसका चार्ज कितना हो गया, Q हो गया। एक इंटरमीडिएट स्टेट में इसका चार्ज कुछ घट के Q हो जाएगा और यहाँ पे कुछ करंट आ गया है। कितना करंट? I करंट आ गया है। तो यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी घट गया है, कितना एनर्जी हो गया, हाफ Q²/C हो गया। और यहाँ पे एनर्जी कितना था, पहले 0 था, लेकिन अब क्या हो गया, हाफ Li² आ गया एनर्जी इसके अंदर, इसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन हो गया। समझ आया? अब एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका पूरा चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो आसानी से करंट को फ्लो होने नहीं देगा, लेकिन ये जोर करके उसको काम करके उसको फ्लो करेगा, मतलब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा। कितना करंट आ जाएगा, I0, जितना हो सके मैक्सिमम। तो इसमें एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ Li0², और इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके चार्ज खत्म हो गया और इसमें 0 हो गया।
अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, वो कौन करंट भेजेगा, अब धीरे धीरे करंट क्या होगा, ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे जो करंट और बह रहा है, करंट बह रहा है 5 एम्पियर, वो धीरे धीरे 4-3 होगा। अब यहाँ पे भी वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इट अपोजेस एनी चेंज टू हैपन। अगर इसमें करंट 0 है, अगर बढ़ाना चाहते हैं हम लोग तो भी ये अपोज करेगा। अगर एक करंट मैक्सिमम है, मतलब 5 जा रहा है, तो वो चाहेगा कि 5 ही जाते रहे, वो घटे या बढ़े नहीं। तो यहाँ पे 5 है, तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज खत्म हो गया तो करंट धीरे धीरे घटेगा, तो वो चाहेगा नहीं नहीं करंट नहीं घटना चाहिए, वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे वो आराम से बैठा था, हम लोग करंट को इंक्रीज कर रहे थे, वो चाहेगा करंट को डिक्रीज करना, इसीलिए इसको काम करना पड़ेगा करंट को भेजने के लिए। ऑपोजिट में यहाँ पे करंट जा रहा था, लेकिन अब करंट धीरे धीरे घट रहा है, वो नहीं चाहेगा कि घटे, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहते हैं। वो करंट को क्या करेगा, अब सपोर्ट करेगा। पहले अपोज कर रहा था, अब सपोर्ट करेगा। ओके, वो करंट को अपोज नहीं करता है, लेकिन वो रीजन को अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज नहीं चाहेगा, वो जैसा है वैसा ही चाहिए। वो करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इधर करंट और भेजेगा, मतलब चार्ज को इधर भेजेगा, और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज धीरे 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 यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टोर होगा, वो तो मैक्स हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज को स्टोर होता रहेगा। एक टाइम क्या आएगा, इसका जो एनर्जी है, एनर्जी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने जो चीज़ है, मतलब जो करंट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन उतना तो आसान नहीं है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एनर्जी क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करते करते एक टाइम 0 हो जाएगा, और इसका चार्ज मैक्सिमम वापस क्या हो जाएगा, ½ Q0² / C। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, लेकिन मैक्सिमम। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, इधर करंट बहेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा ½ I0², और ये हो जाएगा 0, और फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा जैसा था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 0, यहाँ पे ½ Q0² / C, ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरा चीज़ क्या है, एक टाइम पीरियड है। एक बार एनर्जी इसमें आ जाएगा, एक बार एनर्जी, ऐसा ऑसिलेशन होता रहेगा। किसका ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। और इसका एनर्जी जो है, इसका एनर्जी इसमें चला जाएगा, और इसका एनर्जी फिर यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे ऑसिलेशन होता रहेगा। तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशंस। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट क्या है, चार्ज है, और टाइम का इक्विवेलेंट टाइम है, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हर एक जो ऑसिलेशन होता है, फिजिकल ऑसिलेशंस, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके साथ अगर हम लोग चार्ज का जो ऑसिलेशन है उसको कंपेयर कर देंगे, तो कई सारा एनालॉगस चीज़ हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ मिला था, यहाँ पे भी वही चीज़ मिल जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास लो इंटेंसिटी का सिग्नल रहता है, मतलब लो AC करंट रहता है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो लो होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका RMS वैल्यू लो होता है। अगर हम लोग को इसका वैल्यू बढ़ाना है, AC करंट का वैल्यू बढ़ाना है, मतलब क्या बढ़ाना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू बढ़ाना है। मान लेते कि +5 से -5 तक वेरी कर रहा है, हमें इसको क्या करना है, +10 से -10 तक वेरी करेगा, ऐसे करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसी किसी टाइम में ऐसा भी होता है कि हाई इंटेंसिटी का हम लोगों के पास सिग्नल होता है, या फिर हाई एम्पलीट्यूड का ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है, या फिर वोल्टेज रहता है, उसको हम लोग लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो भी ये 2 ही ऑपरेशंस हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कैन स्टेप अप द वोल्टेज एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। ओके, स्टेप अप किसे कहा जाता है, यहाँ दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेप अप, this process is known as step down. Okay, and the device which perform this operation is known as transformer. तो चलो हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को देख लेते हैं। सो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल्स और एक सेकेंडरी कॉइल्स, तो अगर प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट भेजेंगे, यहाँ पे अगर एक लोग सोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके थ्रू करंट जाएगा, और इसमें करंट जाएगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। इसमें क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब उसके अराउंड क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स होता है। तो सर्कुलर कंडक्टर के लिए ऐसा लाइन्स ऑफ फोर्स निकल सकता है,
ऐसा लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसा होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है ऐसे, ठीक है। अब ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, एक कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू भी पास करेगा ऐसे। तो अगर प्राइमरी में फ्लक्स में अगर बदलाव आते हैं तो वो फ्लक्स जो लाइन है वो कहाँ पे जाएगा, कुछ हिस्सा इसके थ्रू भी जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि जहाँ पे फ्लक्स में बदलाव आता है वहाँ पे इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये म्यूचुअल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में इंड्यूस नहीं कर रहा है, एक दूसरा बगल में रखा हुआ एक कॉइल है, उसमें फ्लक्स में बदलाव आ रहा है, उसमें करंट जा रहा है, उसके लिए उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे आके इसका फ्लक्स बदल रहा है। तो ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। तो क्या होता है यहाँ पे कि ईएमएफ जनरेशन होता है और यहाँ पे हम लोग करंट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो फिजिकली दे आर नॉट कनेक्टेड, but due to the mutual inductance an EMF is induced in the secondary due to the change in current in the primary. This is known as mutual inductance. So ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। लेकिन क्या होता है, देखो जो प्राइमरी में लाइन्स ऑफ फोर्स निकला, हर लाइन्स ऑफ फोर्स सेकेंडरी में नहीं जा रहा है, कुछ इधर चला जा रहा है, कुछ हिस्सा यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम लोग वो नहीं चाहते। हम लोग चाहते कि मैक्सिमम इसके जो मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इसके थ्रू जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए ये तो यार में रखा हुआ है, ऐसे दो अलग अलग कॉइल रखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, एक आयरन कोर लेंगे, आयरन कोर लेंगे ऐसे, और उसके ऊपर हम लोग ऐसे कॉइल लगा देंगे। अब आयरन कोर लेने से क्या होता है, देखो आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हालांकि सिलेबस से आउट हो गया है लेकिन थोड़ा सा जानना चाहिए कि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो क्या करता है, अपने अंदर लाइन्स ऑफ फोर्स को ले लेते हैं, ओके। इट इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो वो क्या करता है, बाहर में रहने वाला जितना भी लाइन्स ऑफ फोर्स वो अंदर की ओर खींच लेता है, ये उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि उसका परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये लाइन्स ऑफ फोर्स जो निकल रहा था, कुछ हिस्सा यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू में जाएगा ऐसे, और कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। हम रफ एक पिक्चर बना रहे हैं, इसका अच्छे से पिक्चर बना जा सकता है। तो मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स जो यहाँ से इधर निकल जा रहा था वो इसके अपने अंदर खींच लेगा, और मैक्सिमम जो लाइन्स ऑफ फोर्स है फ्लक्स, वो इसके थ्रू जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोर लगाना पड़ेगा, इसका क्या है, आयरन कोर। आयरन कोर इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट हैज़ हाई permeability, so it attract, it take all the lines of force inside it, so maximum lines of force will pass through the secondary, and that's what we want, okay. So iron core is very important in making the transformer, okay. So अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन और उसका डेरिवेशन कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। टिपिकल ट्रांसफार्मर के पिक्चर हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे ये आयरन कोर है और ये है प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी इसके ऊपर ऐसे वोल्ट है, और प्राइमरी में हम लोग क्या किए, एक प्राइमरी वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे एक करंट बहेगा, ओके, और इसमें क्या होगा, फ्लक्स में बदलाव आएगा। और सेकेंडरी में क्या है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, दूर में रखा हुआ है सेकेंडरी। तो उसमें क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस रखा हुआ है, मतलब इसके लिए यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा, ये जो बल्ब है वह कुछ रहेगा लोड, उसको जलाएगा। अगर बल्ब है तो जलेगा, दूसरा कुछ चीज़ हो सकता है, लोड मतलब कोई भी थिंग हो सकता है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी में वोल्टेज मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, VS, ओके। प्राइमरी का जो भी पैरामीटर्स होगा उसको हम लोग P सफिक्स लगा देंगे और सेकेंडरी के S लगा देंगे टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर्स। तो प्राइमरी में करंट को I प्राइमरी, वोल्टेज को V प्राइमरी, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी इज एन P, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज एन S, VS इज द सेकेंडरी वोल्टेज, I इज द सेकेंडरी करंट। तो यहाँ पे अगर फाई जो बदल रहा है उसके लिए यहाँ पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, 2 ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक तो होगा प्राइमरी में और एक सेकेंडरी में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अगर यहाँ पे फ्लक्स में कुछ बदलाव आएगा तो इसमें भी कुछ ईएमएफ जनरेशन होगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और यहाँ पे ईएमएफ जनरेशन होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। तो अगर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इप्सिलॉन P, प्राइमरी में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय d phi बाय
dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये क्या है? ये तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और सेकेंडरी में कितना जनरेशन होगा? माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये जो ई पी है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह हम लोग वी प्राइमरी लिख सकते हैं और इसके जगह हम लोग वी सेकेंडरी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ईएमएफ जनरेशन होगा वही तो सेकेंडरी वोल्टेज है। और यहाँ पे क्या होगा? जितना ईएमएफ जनरेशन होगा वही प्राइमरी के साथ इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग असम्पशन करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसीलिए क्या होगा? यहाँ पे जनरेशन होने वाला वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको दो इक्वेशन को रेशियो कर देंगे, V प्राइमरी बाई V सेकेंडरी या फिर V प्राइमरी V सेकेंडरी, कितना होगा? N प्राइमरी बाई N सेकेंडरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मतलब जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज का रेशियो है, वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ प्रोपोर्शनल है। ओके, मतलब हम लोग इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कि V सेकेंडरी बाई V प्राइमरी इज इक्वल टू N सेकेंडरी बाई N प्राइमरी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा। इफ NS इज ग्रेटर देन NP, अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज ग्रेटर देन प्राइमरी टर्न, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 100 है, 10 गुना ज़्यादा है, तो इसका रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? VS बाई VP इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। मान लेते हैं तो VS इक्वल टू 10 VP हो जाएगा। मतलब प्राइमरी में जितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे, सेकेंडरी में उसका 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 मिलेगा। तो इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा देता है। और अपोजिट में अगर NS लेस देन NP होगा तो क्या हो जाएगा? VS लेस देन VP हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वोल्टेज, दैट मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो तरीके के ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दिस फॉर्मूला, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, VP बाई VS इक्वल्स टू NP बाई NS। उल्टा करके बोल सकते हैं VS बाई VP इक्वल्स टू NS बाई NP। ठीक है, और आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है? देखो, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसके लिए क्या होता है? कोई पावर लॉस नहीं होता है। मतलब पावर इन द सेकेंडरी मस्ट बी इक्वल्स टू पावर इन द प्राइमरी। अगर क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, मतलब हम लोग मान लेंगे कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। इसका इनपुट में जितना पावर है, आउटपुट में उतना ही पावर। आउटपुट मतलब सेकेंडरी, इनपुट मतलब प्राइमरी। तो सेकेंडरी में जनरेशन होने वाला पावर और प्राइमरी में अप्लाई होने वाला पावर दोनों सेम है, कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? VSIS इक्वल्स टू VP IP। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि IS बाई IP इक्वल्स टू VP बाई VS, और VP बाई VS को हम लोग क्या लिख सकते हैं? NP बाई NS। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि करंट के साथ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? इन्वर्स रेशियो में है, IS बाई IP इक्वल्स टू NP बाई NS। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग को मेमोराइज नहीं करना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये रिलेशन है उसका फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये वैलिड है कि आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ट्रांसफार्मर हमेशा आइडियल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। प्रॉब्लम में दिया भी रहता है कि हर जगह पे आइडियल नहीं होता, कुछ जगह पे उसका इफिशिएंसी क्या होता है? कम होता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, इसे याद रखना है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नो डाउट, हर सिचुएशन में। लेकिन ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं भी हो सकता है। तो दो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, एक तो है V प्रोपोर्शनल टू N, और एक याद रखेंगे PS इक्वल्स टू PP फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एंड फॉर नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर। मतलब क्या होता है? ये P सेकेंडरी इज इक्वल्स टू P प्राइमरी का कुछ परसेंट। ओके, सेकेंडरी जो वोल्टेज जनरेशन हो रहा है, वो पावर जनरेशन हो रहा है, वहाँ पे प्राइमरी का पावर का फुल नहीं मिल रहा है, कुछ हिस्सा मिल रहा है, कुछ फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इफिशियंसी कितना होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा इज इक्वल्स टू 1, और हम लोग परसेंट में लिखेंगे तो 100%। और दूसरा ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? इज लेस देन 1 और लेस देन 100%। 100% इफिशियंसी जनरली क्या होता है? किसी भी ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो वो प्रॉब्लम में कभी कभी दिया रहता है और कभी कभी दिया नहीं रहता है। जब दिया नहीं रहेगा तो हम लोग मान लेंगे कि उसका इफिशियंसी 100% है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम में दिया है
कि इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 90%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेकेंडरी में मिलने वाला पावर 90% ऑफ प्राइमरी पावर। समझ में आया कि नहीं आया? इफिशियंसी 90%, मतलब सेकेंडरी में कितना पावर मिलेगा? पूरा पावर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 90% पावर मिलेगा पीपी का। तो ऐसे हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दो ही फॉर्मूला हम लोग याद रखना है, एक तो है V प्रोपोर्शनल टू N एंड P इज इक्वल टू PP मल्टीप्लाइड बाई N। कुछ नहीं दिया रहेगा तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब PS इक्वल टू PP। यहाँ से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ठीक है, लेट अस सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग 50 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 500 टर्न्स इन द सेकेंडरी। सो लेट अस टेबुलेट इट। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? प्राइमरी का वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वो भी दिया है 50, और नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी वो दिया है 500। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी मतलब आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा? सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। सो VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP। सो वी कैन से दैट VS इज इक्वल टू NS बाई NP multiplied by VP. So it is 500 by 50 multiplied by 220. So it is 2200 volt. Okay, so this is the secondary voltage. और एक क्वेश्चन है, इफ द सेकेंडरी करंट इज 5 एम्पियर व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट। सेकेंडरी में करंट दिया है कि करंट इन द सेकेंडरी वो 5 एम्पियर है, तो प्राइमरी में करंट कितना होगा वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। मतलब हम लोग मान लेंगे कि इसका इफिशियंसी 100% है, मतलब सेकेंडरी में पावर इज इक्वल टू प्राइमरी में पावर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी में पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी में पावर। प्राइम पावर मतलब क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। सो VP/IP इज इक्वल टू VS/IS। प्राइमरी में कितना वोल्टेज है? प्राइमरी में वोल्टेज ऑलरेडी हम लोगों को पता है 220। प्राइमरी में करंट निकालना है, सेकेंडरी में वोल्टेज अभी निकाला 2200, और सेकेंडरी करंट दिया है 5। तो यहाँ पे 220 जो है वो तो कट जाएगा। सो यहाँ पे I प्राइमरी हो जाएगा 50 एम्पियर। ओके, सो ऐसे हम लोग ट्रांसफार्मर के सिंपल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जितना गुना बढ़ेगा वोल्टेज भी उतना गुना बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पोर्शन क्या है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये मान के कि इसका एफिशिएंसी 80% है। तो यहाँ पे अगर बोल दिया जाएगा कि इसका एफिशिएंसी 80% है तो पूरा प्रॉब्लम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट नहीं चेंज होगा। फर्स्ट पार्ट जो है वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये तो कन्फर्म फार्मूला है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वोल्टेज इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व किए थे ये असम्पशन करके, तो 2 नंबर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें ये असम्पशन नहीं होगा। उसमें क्या होगा? उसमें हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है जनरेशन होगा वो सिर्फ 80% ऑफ प्राइमरी होगा, पूरा वोल्टेज हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, बहुत ही सिंपल है। सेकेंडरी के वोल्टेज को हम लोग VS/IS लिख देंगे, और प्राइमरी को इस 80/100 ये VP इंटू IP। सेकेंडरी वोल्टेज कितना है? सेकेंडरी वोल्टेज 2200। सेकेंडरी करंट निकालना है। ओके, सॉरी, सेकेंडरी करंट भी दिया ना, सेकेंडरी दिया है 5। 80/100 मल्टीप्लाइड बाई VP 220, और इसका करंट हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ 0 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक 0 भी कट जाएगा। सो द प्राइमरी करंट इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 5/8, 500/8। ओके, इसको करने से क्या होगा? 500 के आधा कर दो, 250, 250 के आधा कर दो 125,
125 का आधा कर दो 62.5 एम्पियर, इसका करंट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही फैक्टर है, इस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये क्या दिया है। अगर कुछ नहीं दिया है तो 100% या फिर 1 बोल सकते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी में पावर सेम होगा। अगर दिया है तो उसको हम लोग उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो पहला वाला फॉर्मूला था, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, दैट इज इनएविटेबल, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन करंट कैलकुलेट करते वक्त चेंज हो सकता है, क्योंकि उसका पावर जो है उसमें एफिशिएंसी 100% नहीं है। ओके।